महत्वपूर्ण एमसीक्यू जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल वाला पोर्शन को कंसीडर करके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें से हर कंपटीशन एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद है ना, ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन है ए में देखिए मैलिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इस टाइप के जो ऑप्शन जो आता है साथियों, आपको क्या है एक लाइन में समझ में आ जाना चाहिए। देखिए मैलिक अम्ल तो है नहीं, इनमें ऑक्जेलिक अम्ल भी नहीं, सिट्रिक अम्ल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा इसका पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलाइसिस के जो लास्ट में पायरुविक अम्ल के दो अणु बनता है, चीज आपको क्या है याद रखना पड़ेगा। देख लीजिए, कोशिकाओं में ग्लूकोज के जारण के प्रथम चरण है, तो ग्लूकोज का जारण होता है उसका प्रथम चरण पूछ रहे हैं कोशिकाओं में, है ना। तो देख लीजिए क्या है, क्रेब्स चक्र, किण्वन, ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन परिवहन। देख लीजिए क्रेब्स चक्र कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है, किण्वन भी ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है। और ये तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, सबसे पहले जो चरण है, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज के जारण का पहला चरण कौन हो जाएगा जी, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन परिवहन है यह ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल चलेगा, और क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस बने जो एनएडीपीएस है वह इलेक्ट्रॉन परिवहन में जाकर के रन करता है। ठीक है, अब देखेंगे कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से विखंडन सामान्यतः कितने एटीपी अणु का बनते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने जो अणु बन रहे हैं ऑक्सीकरण विखंडन से, तो देख लीजिए ऑप्शन में 36 एटीपी, 40 एटीपी, 38 एटीपी और 2 एटीपी। तो देख लीजिए यहाँ पर कंप्लीट की बात कर रहे हैं, तो यह 36 तो है नहीं, 40 भी नहीं है, तो कौन सा वाला है जी, 38 एटीपी। इसे बार बार पूछते हैं ना, हर एग्जाम में लगभग मिल जाएगा। ठीक है, जबकि अनाक्सियोसोर में 2 एटीपी मिलता है, जो आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। अब देख लीजिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणुओं की पायरुविक अम्ल में कितनी संख्या होती है। देख लीजिए कितने कार्बन वाले, अगर इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि पायरुविक अम्ल कितने कार्बन वाले होते हैं, तो आपका ऑप्शन में है 2 कार्बन, 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले और 5 कार्बन वाले। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है कितनी होती है, 2 कार्बन तो कितना होता है, एसिटिल कोई नहीं में होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जबकि 3 कार्बन होता है पायरुविक अम्ल में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी, बी। 4 कार्बन का इसमें होता है, जितने भी जो ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे में क्या है 4 कार्बन होता है। ठीक है, 5 कार्बन क्या है, 5 कार्बन यौगिक में होता है, तो किसको याद रखना है, 3 कार्बन वाले क्या होता है, पायरुविक अम्ल 3 कार्बन वाले होते हैं। हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ग्लाइऑक्सिसोम में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी कोशिका द्रव्य में और डी गोल्गी कायल में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ग्लाइऑक्सिसोम का तो यहाँ पर काम ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं, तो किसका पाया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये बात तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सबको बाकी चीजें काम नहीं है, किसमें पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पाए जाते हैं। हमने देखेंगे ग्लूकोज के एक अणु से यदि 2 अणु पायरुविक अम्ल बने तो कुल कितने अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितने एटीपी बनेंगे करके नहीं पूछ रहे हैं, शुद्ध लाभ पूछ रहे हैं। ठीक है, जो हमें शुद्ध लाभ होगा, जो नेट गेन होगा उसको पूछ रहे हैं। ध्यान रखिएगा 2 एटीपी, 38, 4 और 32। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुद्ध लाभ की बात करें तो हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में टोटल अगर एटीपी पूछे आपको, तो आपको लिखना है 4 एटीपी को चूज करना है। जबकि यहाँ पर पूछ रहे हैं शुद्ध लाभ की हम बात करें, तो यहाँ पर शुद्ध लाभ 2 एटीपी की होती है, क्योंकि आपको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस में हम 2 एटीपी के रॉ मटेरियल के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं प्रिपरेटरी फेज में। ठीक है, जबकि पे ऑफ फेज में हमें 4 एटीपी प्राप्त होता है, तो लाभ कितना होता है, शुद्ध 2 एटीपी की लाभ होता है। नेक्स्ट देखेंगे
श्वसन में पायरुविक अम्ल बनता है। देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछे जा चुके हैं, है ना। तो O2 की उपस्थिति में क्रेब चक्र के फलस्वरूप प्रोटीन के विघटन से CO2 एवं 2 अकार्बनिक अंश में टूटता है। तो यहाँ देख लीजिए, जो श्वसन में पायरुविक अम्ल बनता है, तो पायरुविक अम्ल किससे बनता है? ग्लाइकोलाइसिस से बनता है। और ग्लाइकोलाइसिस के लिए तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए देख लीजिए, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, O2 के उपस्थिति में पायरुविक अम्ल के बनता है, ठीक है, श्वसन में। जबकि क्रेब साइकिल के फलस्वरूप क्या बनता है? क्रेब साइकिल के फलस्वरूप बन जाता है आपका CO2 प्लस H2O में टूट जाता है फाइनली। और प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है? इसके विघटन से बनता है एमिनो एसिड बनता है ना। और ये तो है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है? O2 की उपस्थिति में। इसलिए आपको क्या है, चारों ऑप्शन को आपको क्या है, चेक कर लेना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने देखेंगे ग्लूकोज के फास्फोरिलेशन में को फैक्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है। पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ग्लूकोज के फास्फोरिलेशन में को फैक्टर की तरह कार्य करती है। तब देख लीजिए ऑप्शन में मैग्नीज 2+ आयन, ठीक है, मैग्नीशियम 2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन और आयरन 2+ आयन। तो आपको याद होगा ग्लूकोज का जो फास्फोरिलेशन फर्स्ट स्टेप यहाँ पर काम करता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और वर्क करता है सामने को फैक्टर की तरह मैग्नीशियम 2+ आयन, ठीक है जी। इसको कहाँ बताया था? फोटोलाइसिस वाटर में बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन काम करता है? मैग्नीशियम 2+ आयन। ये क्या करता है? को फैक्टर के रूप में कार्य करता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम स्टेप में, ठीक है साथियों। आप इसको क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लाइकोलाइसिस के पे ऑफ फेज के अंतिम उत्पाद है। अब ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के पे ऑफ फेज के अंतिम उत्पाद है। तो पहला देख लीजिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाइहाइड्रिक एसीटोन फास्फेट, पायरिक एसिड और फास्फोइनॉल पायरुवेट। अब देख लीजिए, यहाँ पर सबको इसमें ध्यान देना है, पे ऑफ फेज पूछ रहे हैं कि प्रिपरेटरी फेज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 2 अणु बनता है प्रिपरेटरी फेज में, यानी कि 5वां स्टेज में, ठीक है। चौथा बनता है डाइहाइड्रिक एसीटोन फास्फेट, ठीक है। जबकि पे ऑफ फेज बोलता है यह 10वां स्टेज को हम बोलते हैं, लास्ट 2 स्टेज, ठीक है। देख लीजिए प्रिपरेटरी फेज में कितना होता है जी? 1 से लेकर के 5 तक, और पे ऑफ फेज आता है 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है। तो इसका अंतिम उत्पाद जो 10वां जो रिएक्शन का है, यह है आपका पायरुविक एसिड, ठीक है। जबकि ये 90वें नंबर की रिएक्शन में बनता है फास्फोइनॉल पायरुवेट। तो आपको याद रखना है, पे ऑफ फेज का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होगा। हमने देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का उत्पादन होता है। अब देख लीजिए, और अलग तरीके का क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, सिर्फ प्रिपरेटरी फेज में, सिर्फ पे ऑफ फेज में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज बोल रहे हैं, तो प्रिपरेटरी फेज में एटीपी का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? कंजप्शन होता है, ठीक है जी। यहाँ कितना होता है? 2 एटीपी का कंजप्शन होता है। अब हम देखें तो सिर्फ जो पे ऑफ फेज में यहाँ पर होता है 2 एटीपी का उत्पादन, ठीक है जी। 2 एटीपी, सॉरी, टोटल होता है 4 एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। तो दोनों में तो होता ही नहीं, ये सवाल कट ही गया और ये भी ऑलरेडी कट गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसी को हम घटा कर क्या निकालते हैं? 2 एटीपी नेट निकालते हैं, ठीक है। तो कंजप्शन 2 एटीपी हुआ था प्रिपरेटरी फेज में, और पे ऑफ फेज में हमको 4 एटीपी प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। अब और लेते हैं आगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 अभिक्रियाओं में
किन किन अभिक्रियाओं द्वारा एटीपी का उत्पादन होता है। देख लीजिए, बहुत डिपली क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस के 10 अभिक्रियाओं में से यहाँ पर में से लिख सकते हैं, छूट गया है, में से किन किन अभिक्रियाओं द्वारा एटीपी का उत्पादन होता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला और तीसरा अभिक्रिया में, तीसरा और सातवां में, सी ऑप्शन है सातवां और 10वां में, और डी ऑप्शन है छठवां और 9वां में। तो ध्यान दीजिए, शुरुआती दौर में पहला और तीसरा में क्या होता है, कंजप्शन होता है एटीपी का, यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा और सातवां बोल रहे हैं, तो देख लीजिए तीसरा में कंजप्शन होता है जबकि सातवां में प्रोडक्शन होता है, तो यह भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हम देखें सातवां और 10वां में दो एटीपी का क्या होता है, उत्पादन होता है। टोटल जो 10 रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का मैं बताया था आपको, याद कीजिए, सातवां और 10वां में क्या होता है, दो एटीपी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो फिर ऑलरेडी कर गया, छठवां और 9वां, ठीक है। जबकि 9वां में क्या है, H2O बाहर निकलता है। छठवां आपका क्या है, पे ऑफ फेज का पहला दो रिएक्शन रहता है, यहाँ पर NADH2 बनता है, ठीक है। तो सातवां और 10वां इससे क्या है, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिल कोएंजाइम होते हैं। अब देख लीजिए एसिटिल कोएंजाइम क्या होते हैं, 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले। अब ध्यान दीजिए, जो 2 कार्बन वाले, यहाँ पास एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 3 कार्बन वाले में कौन होते हैं, पायरुविक एसिड, जबकि 4 कार्बन में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या है देखने को मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम कोएंजाइम बनाने के दौरान कितने NADH2 का उत्पादन होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है, पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम बनाने के दौरान कितने NADH2 का उत्पादन होता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम बनाने के दौरान कितने NADH2 का उत्पादन होती है। देखिए लिंक रिएक्शन का है ना, जहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वहां की क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, 1 NADH2, 2 NADH2, 4 NADH2 और 6 NADH2। अब देख लीजिए यहाँ पास अगर हम देखें इस लिंक रिएक्शन के दौरान जब पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम बनता है, उस दौरान बनता है 1 NADH2, लेकिन हम यहाँ पर पूछ रहे हैं ग्लूकोज के एक अणु से पूछ रहे हैं, और ग्लूकोज के एक अणु से बनता है कितना, 2 पायरुविक एसिड। तो 2 बार रिएक्शन चलेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 NADH2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे सिट्रिक अम्ल के ऑक्जेलिक अम्ल से मिलने से पहले पायरुविक अम्ल किस में बदलता है, ठीक है। हम बिल्कुल घुमा फिरा करके लिंक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सिट्रिक अम्ल चक्र के ऑक्जेलिक अम्ल से मिलने से पहले पायरुविक अम्ल किस में बदलता है। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है एकोनिटिक अम्ल, तीसरा है एसिटिल कोएंजाइम और चौथा मैलिक अम्ल। तो यहाँ पर सबका सही जवाब कौन हो जाएगा जी, एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम में ही इसी जो लिंक रिएक्शन के दौरान बदलता है, जो पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन के दौरान एसिटिल कोएंजाइम में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ध्यान दीजिए, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, और डी है हरित लवक में। तो ध्यान दीजिए, राइबोसोम में इस प्रकार की कोई फंक्शन नहीं होती है, ठीक है। यह फंक्शन होती है कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, कहाँ होती है संपन्न, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका द्रव्य में क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। यहाँ हरित लवक में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो कहाँ पर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जी। नेक्स्ट देखेंगे, क्रेब्स चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र है, देख लीजिए, केवल अपचय क्रिया, केवल उपचय क्रिया, ठीक है, कैटाबॉलिक क्रिया या एनाबॉलिक क्रिया, क्या है, फिफ्थ नेक्स्ट है अपचय व उपचय दोनों, यानी कि एम्फीबॉलिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, क्रेब्स साइकिल है,
यह अपचय व उपचय दोनों है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ इससे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और दूसरा तरफ इसका क्या है, एनाबॉलिज्म भी होता है, क्योंकि इसका रीजनरेशन भी होता है ऑक्जेलिक एसिड का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, अपचय या उपचय दोनों अभिक्रिया होता है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे क्रेब्स चक्र में प्रथम स्थायी यौगिक है। देख लीजिए क्रेब्स चक्र में प्रथम स्थायी यौगिक है, ठीक है। तो प्रथम स्थायी यौगिक देखेंगे आप, जेलिक अम्ला, सिट्रिक अम्ला, मैलिक अम्ला, पायरुविक अम्ला। तो इसका देख लीजिए आइजेलिक अम्ला ये तो नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा सिट्रिक अम्ला। यह 6 कार्बन वाले कंपाउंड होता है जो ऑक्जेलिक अम्ला और एसिटिल कोएंजाइम के मिलने के बाद बनता है। इसका पहला स्टेबल कंपाउंड कौन जाएगा, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे क्रेब्स चक्र में 1 टर्न से प्राप्त होते हैं, जो एक टर्न सिंगल टर्न से अगर प्राप्त होते हैं, देखिए 6 NADH2, 2 GTP, 2 FADH2, 3 NADH2, 1 GTP, 1 FADH2, फिर सी ऑप्शन है 2 NADH2, 1 GTP और 1 FADH2। फिर क्या है, फोर्थ क्या है, 4 NADH2, 2 GTP और 2 FADH2। तो देखें इसमें, तो पहला ऑप्शन को देखिए कंसीडर करें, तो जो 6 NADH2, 2 GTP, 2 FADH2 ये 2 टर्न में प्राप्त होता है, ग्लूकोज के एक अणु से प्राप्त होता है इतना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा हम देखिए जस्ट इसका आधा है ना, 3 NADH2, 1 GTP, 1 FADH2। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका सही है, बाकी ऑप्शन क्या है गलत है। नेक्स्ट देखेंगे पायरुविक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा CO2 के कितने अणु निकलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो पायरुविक अम्ल एक अणु का पूर्ण जो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, तो कितना होगा। तो देख लीजिए जो यहाँ पर ऑप्शन में है 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु। तो पायरुविक अम्ल 3 अणु का होता है और जिसका प्रथम ऑक्सीकरण ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में एक बार होगा, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड वहां निकलेगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है सिट्रिक एसिड तैयार करने। तो इसलिए टोटल कितना निकलता है 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण जारण से 38 ATP अणु किस प्रकार से बनते हैं। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है 2 ATP अणु ग्लाइकोलाइसिस में और 36 ATP क्रेब्स चक्र में। दूसरा ऑप्शन है 2 ATP अणु ग्लाइकोलाइसिस में और 36 ETS में, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। सी क्या है, सारे ATP अणु माइटोकॉन्ड्रिया में। और डी है 2 ATP अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर और 36 ATP माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। अब देखिए इसमें 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस, यहां तक ये ऑप्शन सही है, देखिए, ठीक है। 36 क्या बोल रहे हैं क्रेब्स साइकिल में, जबकि ये गलत है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में सिर्फ हम देखें ग्लूकोज के एक से 2 GTP बनता है या 2 ATP बनता है, बाकी जितने ETS में ब्रेकडाउन होकर बनता है। दूसरा ऑप्शन देखिए 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में और 36 ETS में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए कि 2 GTP बनता है, 2 ATP या GTP बनता है, वह क्रेब्स साइकिल में बनता है, तो वो चीज यहाँ छूट जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा बोल रहे हैं सारे ATP माइटोकॉन्ड्रिया में, तो और गलत है। अब यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन बच गया हमारे पास, 2 ATP माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में और 36 माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्या होगा, क्रेब्स साइकिल और ETS से 36 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी, है ना। तो आज के क्वेश्चन में साथियों इतना ही, ठीक है। हम 20 जो इसमें का जो सुपर मोस्ट जो क्वेश्चन था इसे हम सॉल्व किए। अगर आपको नॉलेजेबल लगता है, कुछ अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।